बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले हजारों हजार बाबा आए इस धरती और दुनिया में, मगर किसी ने हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं कर पाए। कोई हमारे हक अधिकारों की बात नहीं कर पाए। इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बाद ही जो है हमारे ज़िंदगी में उद्धार हुआ, जो परिवर्तन हुआ। हम वही लोग हैं जो दूसरों के उतरन पहना करते थे, और हम वही लोग हैं जो दूसरों के कफन तक ओढ़ा करते थे। साहब, जिस वर्ग से मैं आता हूँ, मैंने उस हालात देखे हैं कि गंदगी उठाने के एवज में उसको दोपहर की बासी रोटी मिला करती थी, जूठन मिला करती थी। साल भर का काम करने के बाद उसको होली दिवाली पे उतरन मिला करती थी। जब कोई मर जाया करता था तो उसके कफन तक जो है हमारे पूर्वजों ने ओढ़े हैं, मगर आज तो वो व्यवस्था नहीं है। आज तो लोग शोरूमों से कपड़े लाके पहन रहे हैं, आज तो रेस्टोरेंटों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में खाना खा रहे हैं। आज तो वो हालत नहीं है। मगर ये जो परिवर्तन आया, ये सोचना और समझना होगा हमें कैसे आया। ये परिवर्तन आया तो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत आया। ये परिवर्तन आया तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बदौलत ये परिवर्तन आया, नहीं तो हम लोग आज भी वही हालात रहते। मगर जिस पे पैसा था, जिस पे हुनर था, जिस पे दिमाग था, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरियों में और प्राइवेट संस्थानों में जो है शिफ्ट हो गए। जो इस काम के लायक था, काम के लायक रिक्शा चलाने वाला थोड़ी था, सफाई करने वाला थोड़ी था। इस काम के लायक वो लोग थे जो इस बात को जान सकते थे और समझ सकते थे, मगर वो लोग तो जो है नौकरियों में शिफ्ट हो गए। उन लोगों ने तो इस आंदोलन के बारे में पीछे एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत पढ़े लिखे कर्मचारियों से ये नहीं थी कि महीने में हमें जो है 100 रुपये दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे। नहीं, ये बिल्कुल भी उनकी चाहत नहीं थी। भाई पैसा है, हुनर है, जिस तरह से, जिस हुनर से वो दूसरों की रुकी हुई गाड़ी चला सकते हैं, तो इस समाज की भी गाड़ी बहुत दिन से रुकी हुई है। जिस हुनर से वो दूसरों के बैंक चला सकते हैं, दूसरों के कारोबार चला सकते हैं, तो इस समाज के अभी जो समाज का तो कारोबार ही नहीं है, समाज का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर वो चाहें थोड़ा सा हुनर, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा समय इस समाज के ऊपर भी लगाएं, तो इस समाज की समस्याएं खत्म हो सकती है, समाज की समस्याओं का समाधान हो सकता है। यही काम हमें जो है हम पढ़े लिखे साथियों को करना चाहिए। इस देश के अंदर लड़ाई मान्यवर जी रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के अथक प्रयासों से आज ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिसके घर पे 2 लोग आएंगे तो वो उसका पेट नहीं भर सकता। आज लड़ाई है तो आज लड़ाई है मान सम्मान और स्वाभिमान की। आज लड़ाई है तो भारतीय संविधान को बचाने की है। आज लड़ाई है तो जात पात का खात्मा करने की है। आज लड़ाई है तो सदियों से चली आ रही गैर बराबरी को खात्मा करने की है। आज लड़ाई है व्यवस्था के आखिरी पायदान पे पड़े व्यक्ति को ऊंचे पद तक लाने की लड़ाई है। और आज लड़ाई है तो इस देश के अंदर जियो और जीने दो के उपदेश को पूर्णतः से स्थापित करने की है। आज लड़ाई है संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को स्थापित करने की लड़ाई है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ कलम के आधार पर लड़ी जाएगी। मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, नौजवान ये सोचते हैं पावर विल थ्रू आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, कि बंदूक की गोली से ही संघर्ष निकलेगा। नहीं, अगर सत्ता निकलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के कारण निकलेगी, और जो परिवर्तन होगा तो वो शस्त्र से आधार पे नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के आधार पे होगा। और हम सब लोगों को संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए। साहब काशीराम साहब कहा करते थे, पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष से ही सत्ता निकलेगी। और मगर हमारे नौजवान सोच रहे हैं कि संघर्ष बिना किए सब लोग अपना अपना हिस्सा ले लें, तो ऐसा तो मुमकिन होने वाला नहीं है। पहले तो संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष से ही जो है सत्ता का रास्ता निकलेगा। और आप सब लोग लगे रहिए, आपके साथ हम सब लोग भी लगे हुए हैं। अपने अपने क्षेत्रों में हम सब लोग अपने लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। और आशा और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के प्रोग्राम जो दिल्ली में हुए हैं ये हर प्रदेश में होने चाहिए, ये हर जिले में होने चाहिए, ये हर जगह होने चाहिए। नहीं तो नौजवान तो ये सोच रहा है कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद की है।
नहीं तो नौजवान ये सोच रहा है कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की है। हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे, हमारे नौजवान सोचते हैं कि मुसलमान टाइट हो रहा है तो बढ़िया हो रहा है ना। मुसलमान टाइट होने से उनका इलाज नहीं, हमारा इलाज हो रहा है। जिस काम को तुम्हारा पिता 50,000 रुपये में कर रहा था, उस काम को जो है तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा उस काम को 12,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, 20,000 रुपये में कर रहा है। बोले इलाज मेरा हो रहा है या इलाज तुम्हारा हो रहा है। तो इससे हमें ये एहसास होता है और ये सबक मिलता है कि इलाज हम उनका नहीं हो रहा, इलाज हो रहा है तो हमारा हो रहा है। वो हिंदू मुस्लिम की आड़ में इस देश के संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हमारे आने वाले लोगों को, आने वाली पीढ़ियों के मुस्तकबिल को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ियों के जो है अधिकारों को हनन करने की बात कर रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। इन सभी बातों को हमें समझना होगा। इस देश के अंदर होना क्या चाहिए था? राइट टू एजुकेशन लागू हुए इतने साल हो गए, मगर क्या सबको समान शिक्षा मिल रही है? होना तो ये चाहिए था, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए थी, सबको समान चिकित्सा मिलनी चाहिए थी और सबको समान रोजगार मिलना चाहिए था, जिसमें भारतीय संविधान में भी लिखा है कि समान कार्य और समान वेतन की बात जो है कही गई है और लिखी गई है। मगर हो क्या रहा है? पूंजीपतियों के जो है स्कूल्स खोले जा रहे हैं, पूंजीपतियों के द्वारा जो है मैक्स और अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं। क्या मैक्स हॉस्पिटल में 12,000 15,000 रुपये नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे का इलाज करा लेगा? क्या इन जो प्राइवेट स्कूल्स यहाँ दिल्ली के अंदर और अन्य जगहों पर खोले जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में 12,000 15,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने 2 बच्चों को पढ़ा लेगा? इस देश से गरीब कमजोर वर्ग के लोगों के घरों से शिक्षा को दूर किया जा रहा है। जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चा अच्छे रोजगार के लिए भी जो है तैयार नहीं हो पाएगा। इस देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार से दूर किया जा रहा है। जब जिन लोगों पे शिक्षा और रोजगार नहीं होगा तो अच्छी चिकित्सा ऑटोमेटिकली उनके घरों से दूर हो जाएगी। मैं आप लोगों से कहता हूँ, निरंतर संघर्ष जारी रखें। इस संघर्ष को लड़ते अगर हमारी जान भी चली जाए तो आज ये जो नौजवान जो हमसे जो जूनियर हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो हमें सुनेंगे, वो पीढ़ियाँ भी जो है इस संघर्ष के लिए काम करेंगी। आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, निरंतर ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। आपका धन्यवाद। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ 2 बात कहते हुए। मुट्ठी भर लोग इस देश में फूले शाहू अम्बेडकर के विचारों को ख़त्म करना चाहते हैं और नादान है वो लोग जो इस देश के अंदर जो समुंदर को सुखाना चाहते हैं। 1848 में किस प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले ने मानवतावादी व्यवस्था के समर्थन में और मनुवादी व्यवस्था के विरोध में जो है आंदोलन चलाने का काम किया। अगर 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले आंदोलन ना चलाए होते तो क्या ये जो आज स्थिति आज आप लोगों को दिख रही है, आज हम सब लोग यहाँ पे सेमिनार कर पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं, तो क्या हम लोग ये कर पाते? 1848 के बाद मैं आपको लेके जाता हूँ 1902 कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज के पास कि अगर वो अपने राज्य में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था ना लागू करते तो क्या आज हम लोगों की ये स्थिति होती? फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने के बाद हमें अगर ये हक अधिकार ना दिलाए होते तो क्या हमारे हालात ऐसे ही होते? हम वही हैं जो दूसरों के मैला उठा के जो है दोपहर की रोटी जो है खाया करते थे।